हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 विज्ञान का 15वां और अंतिम अध्याय। इस अध्याय का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार, मतलब इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हम प्राय समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक है और उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है। अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया है और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाएं। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियाँ अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुपालन, कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अब प्रश्न यह है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं? तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फसल उत्पादन में क्रांति। कौन कौन सी क्रांति कब कब आई और कौन सी क्रांति किससे संबंधित थी, तो उसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार में से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होता है। और तेल वाले बीजों से जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे बरसीम, जई अथवा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान और दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सकें। दीप्ति काल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधे में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसे कि हम जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती है, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती हैं। इन फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। धान, सोयाबीन, अरहर,
मक्का, मूंग और उड़द खरीफ फसलें हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी की फसलें हैं। तो यहाँ पर देखें, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रबी की फसलें कौन सी हैं और खरीफ की फसल कौन सी है। तो यहाँ पर हम यहाँ से चिन्ह लगाएंगे, ये जो टॉपिक है यहाँ से और यहाँ तक, इसको याद कर लेंगे। ये आपका एक प्रश्न पीछे पूछ जाएगा, उसका उत्तर भी है, ठीक है। भारत में सन 1952 से सन 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई है। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कि बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल तथा तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले फसलों की किस्मों में सुधार, दूसरा फसल उत्पादन प्रबंधन और तीसरा फसल सुरक्षा प्रबंधन। ये 3 तरह के प्रबंधन जरूरी है किसी फसल के लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फसल की किस्मों में सुधार। सबसे पहला, तीनों जो टॉपिक है उनमें से पहला है ये, फसलों का अच्छा उत्पादन हो। यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरता के लिए अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतर किस्मीय है। विभिन्न किस्मों में अंतर स्पीशीज, एक ही जीनस की 2 विभिन्न स्पीशीजों में, और अंतर्वंशीय मतलब विभिन्न जेनेरा में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सके। किसानों की अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सके। कृषि प्रणालियों तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूँकि मौसम परिस्थितियों जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थिति में भी उग सकें। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं। सबसे पहले उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। दूसरा उन्नत किस्में, फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल और सब्जियों की का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक मतलब रोग, कीट तथा निमेटोड, तथा अजैविक सूखा, क्षारकता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। तीसरा परिपक्वन। परिपक्वन काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रतिवर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय में होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना। विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होना। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है फसल उत्पादन प्रबंधन। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बड़े बड़े फार्मों तक होती है।
इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियाँ किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान: उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणालियाँ भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियाँ में इनमें सम्मिलित हैं। अब इसका एक भाग है पोषक प्रबंधन। पोषक प्रबंधन जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधे के लिए अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ आवश्यक है। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए उन्हें वृहद पोषक कहते हैं। वृहद पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए शेष पोषकों की मात्रा कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। ये पोषक कौन कौन से हैं? जैसे देखो, हवा से कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, और मृदा से वृहद पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सूक्ष्म पोषक है आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। नेक्स्ट बात करें हम खाद की। खाद क्या होता है? खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन के द्वारा तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसी कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकलने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं, इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का मलमूत्र, गोबर, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज के कचरे, फेंके गए खरपतवार आदि को गड्ढों में विलगित करते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा है हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग तथा गंवार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम उर्वरक की। उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती है। स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और उनके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय और उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे का पूरा अवशोषण नहीं कर पाते। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण बनती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा इससे सूक्ष्म जीवों तथा भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग से लाभ दीर्घावधि होते हैं। कार्बनिक खेती
खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट, पुआल या पशुधन का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे नील हरित शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसे कि नीचे अनुभाग 15.1.2.3 में वर्णित है आवश्यक है। ये फसल तंत्र, कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। हम बात करेंगे अब सिंचाई की। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने और दीर्घकाल में उसकी उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। अब सिंचाई क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पानी की कमी तथा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहाँ पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहाँ पर सूखे के कारण फसलों को बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार की हैं जो सूखे की स्थिति को भी सहन कर सकती हैं। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियाँ पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं कुएँ, नहरें, नदियाँ तथा तालाब आदि। सबसे पहले बात करेंगे कुओं की। कुएँ दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएँ तथा नलकूप। खुदे हुए कुएँ द्वारा भूमिगत जल स्तर के स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। दूसरा है नहरें। यह सिंचाई का एक विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों तथा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। तीसरी बात करें नदी जल उठाव प्रणाली। जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित तथा अपर्याप्त होता है वहाँ जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। अंतिम है तालाब। छोटे जलाशयों से छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रहण करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियों जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। आगे बात करेंगे हम फसल पैटर्न की। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चना तथा गेहूँ, सरसों अथवा मूंगफली, सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतर फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्ति में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण हैं सोयाबीन, मक्का तथा बाजरा, लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों में अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के बाद
फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए या नमी या सिंचाई की उपलब्धता के पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 या 3 फसलों में से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। फसल सुरक्षा प्रबंधन। खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। उदाहरण तो गोखरू मतलब जेंथियम, गाजर घास, पार्थेनियम व मोथा, साइरेनस, रोटेंडस। ये खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, मतलब कंपटीशन करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। प्राय कीट पीड़क 3 प्रकार के पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। दूसरा, ये पौधे के विभिन्न भागों में कोशिकीय रस चूस लेते हैं। और तीसरा, ये तने तथा फसलों से छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम हो जाता है। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक और वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होते हैं। ये मिट्टी, पानी और हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग। इनके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आदि आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं तथा बीज के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि ये कई पौधों और जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां हैं जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि से खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। अनाज का भंडारण। कृषि उत्पादन के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु हैं तथा इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों का नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में, तथा धूमक फ्यूमिगेशन का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाएं, सम्मिलित हैं। अब हम बात करेंगे पशुपालन की। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं। पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत बढ़ जाती है। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूक होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो अभी हम बात करेंगे जो पशु उत्पादकों का पोषक मान क्या होता है। मतलब अंडे से हमको वसा 3.6% मिलती है उसके वजन की, प्रोटीन 4% और शक्कर ये दूध से मिलती है। दूध से हमें वसा मिलती है 3.6%।
प्रोटीन 4%, शक्कर 4.5%, खनिज 0.7%, जल 27.20% और विटामिन B2, B3, B12, D और E, ये सारे विटामिन मिलते हैं हमको दूध से। अंडे से हमें 12% वसा मिलती है, 13% प्रोटीन, शक्कर बिल्कुल नहीं होती इसमें, खनिज लवण 1% और जल 74%, विटामिन B12 और विटामिन D इसमें पाया जाता है। बात करेंगे मांस की, तो मांस में 3.6% वसा होती है, 21% प्रोटीन होती है, 1.1% खनिज, 74.20% जल होता है और विटामिन B2 और विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। मछली के अंदर 2.5% वसा होती है, 19% प्रोटीन होती है और शक्कर नहीं होती इसमें, शर्करा, और खनिज 1.3%, जल 77.20% और विटामिन इसके अंदर पाया जाता है नियासिन, मतलब डी और ए विटामिन इसके अंदर पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करेंगे पशु कृषि की। पशुपालन के दो उद्देश्य हैं, दूध देने वाले और कृषि कार्य, मतलब हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज है, गाय वोस इंडिकस, भैंस वोस बुवेलिस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि बच्चे के जन्म पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध वृषण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दूध वृषण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिससे दोनों ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध स्रवण काल होंगे। उत्पादन की मात्रा। मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। दूध देने वाले पशु। डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार का आहार जो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे तथा दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध स्रवण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं मोटा चारा मतलब रुआंस, जो प्राय मुख्यतः रे से होते हैं, और दूसरा सांद्र जिसमें कम रे से होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों, ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ बनाए रखते हैं और दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिसके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता हुआ उठता है। पशु के बाह्य परजीवी और अंत परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं जिससे पशु को त्वचा रोग हो सकते हैं। अतः परजीवी जैसे कीड़े, आमाशय तथा आंत को तथा पर्णकृमि यकृत को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशु को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुक्कुट या मुर्गी पालन की। अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है और मांस के लिए ब्रॉयलर को पाला जाता है। ये जैसे एसिल और लेगहार्न ये मुर्गी नस्लें हैं। निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्म बनाने के लिए देसी जैसे एसिल और विदेशी जैसे लेगहार्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता। और दूसरा है छोटे कद के ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन। तीसरा है गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता। चौथा
देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता और पाँचवा अंडे देने वाले और ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें। अंडों तथा ब्रोयलर का उत्पादन। ब्रोयलर चूजों की अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार क्षमता दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। ब्रोयलर उन्हें ब्रोयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है और मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है, मतलब बाजार में बेचे जाते हैं। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियाँ बहुत आवश्यक हैं। इसके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी शामिल है। ब्रोयलर की आवास पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती है। ब्रोयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिससे महामारी में ये ग्रसित न हो। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। मत्स्य पालन मतलब मछली उत्पादन। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन और मोलस्क सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियाँ हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं और दूसरा स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल अलवणीय जल है। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना और मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। समुद्री मत्स्यिकी। भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्री गहराई तक है। सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियाँ पॉम्फ्रेट, मैकरल, टूना, सारडाइन तथा बॉम्बे डक है। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख है मुलेटी, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा, इनमें प्रमुख है मुलेटी, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियों में जैसे झींगा, मत्सल तथा ऑयस्टर। एवं साथ ही समुद्री खरपतवार ऑयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार स्टॉक कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा ही हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन मतलब मैरीकल्चर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैरीकल्चर किसे कहते हैं? मतलब समुद्री मछलियों का संवर्धन मैरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अंतःस्थलीय मत्स्य की। ताज़ा जल के स्रोतों नाले, तालाब, पोखर तथा नदियाँ हैं। खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्र जल तथा ताज़ा जल मिश्रित होते हैं। नदी जैसे कि नदी मुख, एस्चुरी तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जल मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर भी किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों में अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसलों के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिसमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो और उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, रोहू
मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। और मृगल तथा कॉमन कॉर्प तालाब की तली से भोजन लेती है। ग्रॉस कॉर्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना आहार लेती हैं। इससे मछली तालाब में मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। ये मछलियों के अलग अलग उदाहरण हैं। मिश्रित मछलियाँ संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियाँ केवल वर्षा ऋतु में जनन करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंब देसी नस्ल से मिल जाएं तो अन्य स्पीशीज के डिंबों के साथ नहीं मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंबों का उत्पादन न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियाँ खोजी जा रही हैं कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछली के डिंब प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मधुमक्खी पालन की। मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूँकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, साथ इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के लिए बहुत अच्छे स्रोत हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में भी किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खी एपिस सेरना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी एपिस डोरसेटा, एक सेल मक्खी तथा एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधुमक्खी में इस मक्खी का प्राय उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती हैं। वे निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए जाते हैं। मधु की कीमत तथा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अथवा उनको मधु एकत्रित करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती हैं। तो ये हमारा अध्याय था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हम आगे की वीडियो में एक एक करके आपको वीडियो लेकर आएंगे, तो उसमें आप देखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। धन्यवाद।